तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी। और आज हम लोग करेंगे एसी पेपर का यूनिट 2 करेंगे। ओके, यूनिट 1 हमारा व्यवहारिक हिंदी था जो हो चुका है, और आज हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 करेंगे। ओके, जिसमें हमें समास संधि पढ़ना है, फिर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, कुछ मुहावरे पढ़ना है, ठीक है, फिर से कारक पढ़ना है, विभक्ति पढ़ना है। तो ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस है इसमें, तो चलिए उसको कवर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, इधर तो मौसम एकदम बहुत खतरनाक, अगर आपको दिख रहा होगा तो पूरा एकदम बिजली कड़ाक रहा। चलिए, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेती हूँ। ओके, वेट वेट वेट, थोड़ा सा सिलेबस दिखा देती हूँ। ओके, तो देखिए, अच्छा, यूनिट 1 में आपका क्या था, पत्र लेखन और निबंध था। व्यवहारिक में था क्या था, पत्र लेखन और निबंध था। कैसे फॉर्मल लेटर, जो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र था, उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। संक्षेपण क्या होता है, ज्ञापन क्या होता है, वो सब था। ओके, यूनिट 2 में हमारे यहाँ पे क्या है, संधि, समास, वर्ण, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, पल्लवन, संक्षेपण, अनेक आदि के लिए एक शब्द। ठीक है, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको यहाँ पे करना है। तो सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया। चलिए मैं वीडियो को पॉज कर लेती हूँ। चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हमारा है संधि से प्रश्न रहेगा। आपका 5 क्वेश्चन है टोटल। ओके, तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संधि का बेसिक जानते हैं कि हमारा, हमें डेफिनेशन पता है। क्या पता है भाई, कि दो ध्वनि, ध्यान से सुनिएगा, दो ध्वनि या दो वर्ण के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आप आराम से पहचान लेंगे, है कि नहीं। पहले तो संधि का कितना हो गया आपका, हो सकता है डेफिनेशन दे देगा, पूछ देगा, फिर इसका पूछ देगा प्रकार कितना होता है, तो कितना होता है, 3 होता है। ओके, पहला क्या होता है, स्वर संधि होता है, फिर क्या होता है, व्यंजन संधि होता है, और एक क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। विसर्ग में आप ये वाला देख के तो आप पहचान लोगे, लेकिन फिर स्वर और व्यंजन में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो स्वर संधि क्या होता है भाई, तो दो स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को। ठीक है, यहाँ पे क्या, दो स्वर से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ओके, फिर इसका अपना 5 भेद होता है। ओके, तो चलिए फिर अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे आएगा हम लोग देखेंगे इसको। ओके, चलिए, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे यहाँ पे कि देवालय में कौन सा संधि है। ठीक है, तो देव जोड़ आलय, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस आलय। तो देखिए, देव में व के साथ क्या आ रहा है, अ आ रहा है, आलय में क्या आ है, तो अ प्लस आ मिलकर हमारा यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे अ प्लस आ मिलकर क्या बना रहा है, तो आ का स्वर आ रहा है ना, इसीलिए क्या हो गया, स्वर संधि हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही आपका छोटा ई और बड़ी ई मिलकर ई बनाते हैं, है ना, तो स्वर संधि हो जाता है। ओके, फिर है हमारे यहाँ पे सद्गुण में कौन सा संधि है। ठीक है, सद्गुण में कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि या गुण संधि है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो सद्गुण का क्या होगा, सत प्लस गुण होगा, है कि नहीं, क्या होगा, सत प्लस गुण क्या होगा, सद्गुण होगा। यहाँ पे देखिए, त हलंत प्लस ग के मेल से क्या हो रहा है, ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है ना। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं त ग, लेकिन लिख पढ़ क्या रहे, सद्गुण, है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्वनि में परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि आ जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर है हमारे यहाँ पे नी शब्द में कौन सा संधि है, नी शब्द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिना ये किए कौन सा होगा, विसर्ग संधि होगा। ओके, चलिए, फिर लोकोपकार में कौन सा संधि है, लोकोपकार में कौन सा संधि है, तो सबसे पहले लोकोपकार का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा लोक प्लस उपकार। ओके, तो लोक प्लस उपकार, अब यहाँ पे देख सकते हैं क के साथ क्या आता है, अ आता है, अ प्लस उ, आगे वाला उ मिलकर क्या बना रहा है, ओ, जो कि किसका, ये गुण संधि का है। जैसे कि हम लोग को पता है कि स्वर संधि का फिर क्या होता है, 5 भेद होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, है कि नहीं, तो उसमें है। ओके, चलिए, फिर राजेंद्र में कौन सा संधि है, तो क्या हो जाएगा हमारा, राजेंद्र। तो सबसे पहले इसका हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका संधि विच्छेद। तो देखिए क्या होता है, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
आ प्लस ई मिलकर क्या बना रहे, आ प्लस ई मिलकर क्या बना रहे, ए बना रहे, तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि। अब आप सोचिएगा कि 5 एमसीक्यू से हमको पूरा संधि आ जाएगा, तो नहीं होगा, वो आपको क्या होगा, अलग से आपको पहले पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, तभी कंसेप्ट क्या होगा, समझ में आएगा। आप हिंदी के छात्र छात्रा हैं, तो आप लोग को ये सब क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, समास का डेफिनेशन क्या होता है, इसके कितने भेद है, ठीक है। तो समास होता क्या है भाई, तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर क्या बनता है, एक नया शब्द मिलता है। दो शब्द से मिलकर क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है, ठीक है। तो उसी के सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, हम लोग समास कहते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके, तो नया शब्द जो बनता है वो क्या कहता है, समास कहलाता है। जैसे कि हमारा हो जाता है क्या, राजपुत्र या देशभक्ति, तो क्या देश के लिए भक्ति, तो के लिए क्या होता है, मिट जाता है, लास्ट में क्या बचता है, बस देशभक्ति। तो इसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट में करते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, तो इसको संक्षिप्त या संक्षिप्त भी बोला जाता है। ओके, देखिए, अब हमारा क्या होता है कि समास के भेद कितने हो गए, डायरेक्ट लिख देगा 6, 5, 4, तो आपको याद रहना चाहिए कितना होता है, 6 होता है। याद रखने का तरीका बहुत अच्छा एक है, क्या है भाई, अ ब तक दर्द, ठीक है, अब तक दर्द, ये तो याद रहेगा। अ से अवयवी भाव समास, ठीक है। ब से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। त से क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास। क से कर्मधारय समास। द से द्वंद्व समास, और द से द्विगु समास, ठीक है। तो याद रहेगा अब तक दर्द, ठीक है, सिंपल है, अब तक दर्द, तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे 6 में हमारा पहला क्या है कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। राजपुत्र में देखिए, सबसे पहले बात तो क्या, तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई, तो उत्तर पद प्रधान होता है, और क्या होता है, दोनों शब्दों के बीच रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन होता है। ओके, अब कैसा रिलेशन है भाई, तो देखिए यहाँ पे राजपुत्र यानी क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के भी अंदर में कौन सा होगा, तो संबंध तत्पुरुष समास। अगर आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं और बीच में क्या होता है, का, की, के, री, रे, तो वो सब क्या कहलाएगा, संबंध तत्पुरुष, दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है। ओके, चलिए, फिर है हमारा नील कमल, ठीक है। नील कमल में कौन सा आपका यहाँ पे समास है, देखिए, ये क्या हमारा कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों में क्या का रिलेशन होता है, विशेषण और विशेष्य का रिलेशन होता है, ठीक है, विशेष और विशेषण का रिलेशन होता है। तो देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे है नीलकमल, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास। फिर है माता पिता में कौन सा आपका समास है, ठीक है, माता पिता में आपका कौन सा समास है, तो जैसे हमें पता है कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जहाँ पे आपको योजक चिन्ह दिख जाएगा, वो कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। इसके अलावा अगर द्वंद्व समास जैसे दिन रात अगर दिया हुआ होगा, तो वो भी क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास ही होगा। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, दाल भी प्रधान है, आपका भात भी प्रधान है कि नहीं, तो ऐसे होता है। ओके, सुख दुख ये सब अगर रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे 9 नंबर में दशानन कौन सा समास है, तो ये हम लोग को बच्चा बच्चा को पता है। इसमें क्या होता है, पहला पद और उत्तर पद ये होके नहीं क्या हो जाता है, कोई तीसरा आके प्रमुख हो जाता है कि नहीं, और तीसरा आके प्रमुख नहीं होता है, तीसरे व्यक्ति का यहाँ पे क्या होता है, बोध होता है। तो देखिए, 10 आनंद में कौन सा समास हमारा हो जाएगा, जिसके 10 मुख हो, तो किसके थे, रावण का बात हो रही है ना, तीसरा व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ओके, इसका और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं बहुत सारा, नीलकंठ हो गया है कि नहीं, पंचानन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, या फिर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे चतुर्भुज, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, एक क्या बोलते हैं इसको, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु जिसमें क्या होता है, पहला पद क्या, सॉरी, पहला ये में क्या होता है, संख्या होता है। ओके, पहला पद में क्या होता है, संख्या होता है, जैसे चौराहा, त्रिभुज, त्रिकोण, तिराहा, चौराहा। तो आपको इसको फिर ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें तत्पुरुष है, तो आपको क्या, अगर ये रहता आपका द्विगु रहता, तो वो भी सही होता है। इसमें क्या है, तत्पुरुष है। ओके, 4 भुजाओं वाला।
फिर देखिए आपका वर्णमाला से क्वेश्चन है, तो आपका टोटल क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने कितने व्यंजन होते हैं, तो भाई हमारे 35 होते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा वर्ण है, तो ये हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण में क्या होता है भाई, स्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र ध्वनि इसमें मतलब स्वतंत्र ध्वनि कहने का क्या मतलब है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम क बोलते हैं तो क के साथ हम किसका सहारा ले रहे हैं, वर्ण का सहारा ले रहे हैं, स्वर वर्ण का। क बोल रहे हैं तो क के साथ हमें पता है कि क्या अ भी आता है कि नहीं, जिसमें ऐसे करके लिखते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हमारा क्या है, स्वर वर्ण क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका और खंडन या टुकड़न नहीं हो सकता है। ओके, चलिए ये आपका क्या है, अक्षा क्या है, तो स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन या मात्राएं, तो ये हमारा क्या होगा, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब भाई कि दो ये से मिल के बना है। ठीक है, संयुक्त मतलब दो चीजों से मिल के बना है, कंबाइन होके बना है। यहाँ पे क हलंत और श से मिल के क्या बना है, आपका अक्षर बना है। ठीक है, फिर है हमारा ट किस वर्ग का व्यंजन है, किस वर्ग में आता है, दैट मीन ये किस में आएगा, ट वर्ग में आएगा। यही आता अगर म रहता तो फिर किस में होता, प वर्ग होता। अगर अंग रहता तो किस में आता, क वर्ग में आता। ठीक है, देखिए फिर हमारा क्वेश्चन है कि स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, तो शब्द बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं या वर्णमाला बनाते हैं या ध्वनि बनाते हैं। तो पहले शब्द बनेगा बेटा, तब ना हमारा जाके यहाँ पे वाक्य बनेगा। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, स्वर और व्यंजन मिलकर हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, तो शब्द बनाते हैं। ओके, फिर देखिए वाक्य की शुद्धि से क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। तो वह स्कूल जाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मैं बाजार गया था, ये भी सही है। वह किताब पढ़ती है, ये भी ठीक है। वह खेल रही है, ठीक है, वो खेल रही है। यहाँ पे देखिए एक वचन है और यहाँ पे है लगा दिया, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फिर देखिए आपका 7, देखिए तो पहला यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, तो मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगे हैं, ये सब तो गलत ही, ये वाला में आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन ए वाला क्या है, सही है। ठीक है, आपको फिर इसमें अशुद्ध चुनना है, गलत वाला चुनना है। तो देखिए राम ने खाया, ठीक है, फिर सीता गाना गाती है, वह जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अशुद्ध वाला आपको चुनना है। तो देखिए ये वाला होगा, वह जाते हैं, यहाँ पे फिर है आ गया है हमारा, है नहीं होता, क्या होता है होता, तो सही हो जाता है, यानी 18 का ग हो जाएगा आपका। फिर 19 है आपका सही वाक्य है, इसमें आपको शुद्ध वाला चुनना है। उसने मुझे बुलाया, उसने मैं बुलाया, तो ये सही वाक्य ये क्या होगा, पहला वाला ही होगा। ठीक है, देखिए उसे, उसने मुझे बुलाती, उसने, तो ये सब क्या होगा, गलत होगा, 19 का ए होगा। फिर आपको यहाँ पे फिर से अशुद्ध वाक्य चुनना है आपको, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, अशुद्ध वाला चुनना है। ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, तो ठीक है, सॉरी पुल्लिंग नहीं, बहुवचन है। ठीक है, देखिए लड़की गा रही है, लड़की गा रही है, तो ये भी क्या है, सही है। फिर वह पढ़ रहे हैं, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो गया, वह पढ़ रहे के साथ क्या होगा, है होगा, है कि नहीं, वह पढ़ रहे हैं, है होना चाहिए था, यानी 20 का ग नंबर। ठीक है, फिर देखिए आपका मुहावरा है, तो आंख दिखाना, आंख दिखाना का मतलब क्या होता है भाई, तो डराना, किसी को धमकाना। वो मुझे आंख दिखा रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो क्या होता है, डरा रहा है, धमका रहा है। ओके, फिर 22 में है दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है भाई, तो हरा देना। ठीक है, हराना। फिर देखिए कान भरना, ये वाला तो सबको पता है, कान भरना का मतलब क्या होता है, चुगली करना, उसने कान भर दिया उसका, है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, चुगली करना। फिर हाथ मलना, हाथ मलना का क्या होता है भाई, वो चला जाएगा, फिर तुम हाथ मलते रहना, तो क्या करते रहना, तुम पछताते रहना, तो इसका आंसर क्या होगा, पछताना। 25 में आपका कि पानी पानी होना, तो पानी पानी होना कब होता है भाई, जब हम क्या होते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ठीक है, फिर आपका लोकोक्ति है, लोकोक्ति क्या होता है भाई, तो जैसे पूर्वज द्वारा हमारा बोला गया है कि नहीं, तो उसे ही लोकोक्ति कहते हैं, लोक ग्रामीण में फेमस होता है। तो देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, वेरी वेरी फेमस डायलॉग है कि नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो हमें क्या होता है, जैसा काम वैसा फल, जैसा हम बीज लगाएंगे वैसा ही क्या होगा, हमारा
पेड़ होगा। जैसे ही हम संस्कार देंगे वैसे ही वो क्या होगा, उसमें आएगा। जैसा हम काम करेंगे उसी का हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा काम करना वैसा फल मिलना। ठीक है, अपना कर्म का हमें फल मिलता है। चलिए, फिर है हमारा अपपछतायत होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमारा क्या है कि बाद में पछताना क्या है, व्यर्थ है। जब चिड़िया चुग गई है खेत, काम बिगड़ चुका है, तो अब उसमें पश्चाताप करके और रो के कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है वो चीज़। ठीक है, फिर हमारा क्या है, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब क्या है, घर का भेदी लंका ढाए किसके लिए बोला गया था, विभीषण के लिए बोला गया था। वो क्या कर रहा था, अपना ही रावण अपना भाई का ही सारा सीक्रेट उसको बता दे रहा था, है कि नहीं। तो मतलब क्या होता है, अंदर की व्यक्ति हानि पहुंचाता है। क्या करता है, अंदर का ही व्यक्ति, अपने ही लोग हमें क्या करते हैं, दगा दे के चले जाते हैं, है कि नहीं। बाहर वाले तो सब ऐसे ही रहते हैं। चलिए, 29, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है भाई, अपनी कमी दूसरों पे डालना। जैसे हमको रोटी गोल बनाने नहीं आता है, हम हॉस्टल में रहते हैं, जब घर जाते हैं तो अगर कभी कभार बनाते हैं तो नहीं बनता है, तो मम्मी को बोलते हैं, भाई मम्मी तुम्हारा बेलना ही चक्की ही सही नहीं है। दैट मीन हम क्या कर रहे हैं, अपना कमी को हम उस बेलना और चक्की पे डाल दे रहे हैं। तो वही है, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। आपको नाचने नहीं आ रहा है तो बोल दे रहे कि आंगन टेढ़ा है, इसलिए नहीं सक रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब क्या होना, अगर आप ऊँट के मुंह में एक जीरा दे देते हैं तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं होगा उसके लिए। क्या है, वो बहुत माइनर है, बहुत कम है। तो ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत कम। फिर हमारा कारक है। ओके, तो कारक में आपको सबसे पहले एक हम पेज दिखा देते हैं उसमें, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप कारक का डेफिनेशन देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। क्या करता है, क्या क्रिया से क्या उसका संबंध हो रहा है उसमें, तो उसको कर्ता से, तो वो वाला यहाँ पे बताता है। ओके, तो देखिए, इस इसका ये देखिए, क्या आपका कर्ता क्या है, चिन्ह क्या है उसका, ने। कर्म का क्या है, को। कर्म का क्या है, से या द्वारा। ओके, संप्रदान क्या है, का क्या है, को, के लिए। अपादान से, देखिए यहाँ पे भी से आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी से दिख रहा है, लेकिन जब अपादान कब होगा बेटा, जब अलगाव की भावना होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान होगा। ओके, फिर संबंध का की के, और उसके बाद अधिकरण क्या में क्या हो जाएगा, में पर। और संबोधन के लिए तो आपका वेरी वेरी इजी, हे और अरे। ओके, बैक टू आवर पीडीएफ। देखिए, तो राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, ने कौन सा कारक है। तो ने क्या है भाई, तो पहला ही लाइन में क्या होता है, कर्ता ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता। ओके, उसको आपको 8 को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए, सीता ने फल खाया। तो सीता ने फल खाया में फल कौन सा कारक है, ठीक है। तो फल क्या हो जाएगा भाई, तो कर्म होगा। इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो फल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा 33 नंबर है, वह घर से आया में से कौन सा कारक है। तो क्या हो जाएगा, अपदान होगा, संबंध होगा, अधिकरण होगा, या फिर कर्म होगा। तो यहाँ पे हमारा वह घर से आया में क्या हो जाएगा, हमारा अपदान होगा। ओके, फिर देखिए, राम का घर में कौन सा कारक है। लेकिन देखिए, आप इसमें पूछ सकते हैं कि वह घर से आया में तो अलगाव का भावना नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कर्ण होना चाहिए, ऐसे तो आप बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, जब अपदान हम लोग कब कब लगाते हैं, कि जब कोई तुलनात्मक हो, ठीक है। सेंटेंस कैसा हो, कंपेरेटिव हो, तुलनात्मक हो, या फिर वहाँ पे क्या हो जाए कि दूर जाने का भावना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वह घर से आया, तो मतलब डिस्टेंस, दूर होने का बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें भी हमारा क्या लगता है, अपादान, और अलग होने की भावना तो होता ही है। कर्ण में क्या होता है भाई, तो कर्ण में क्या होता है, सहायता। जब हम लोग सहायता के लिए कोई चीज का करते हैं, तब से का प्रयोग होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पे ना तुलनात्मक है, ना दूर है, ना यहाँ पे अलगाव है। क्या है यहाँ पे, सहायता। वो कैसे लिख रहा है भाई, कलम से। तो यहाँ सहायता की भावना आ रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ओके, चलिए, फिर आपका 34 है, राम का घर में कौन सा कारक है। तो राम का घर में का तो हमें पता है क्या है भाई, संबंध को बताता है, ठीक है, का की के। ओके, चलिए, फिर 35 में वह मेज पर बैठा है, मे पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकरण ही होगा, है कि नहीं, अधिकरण हो जाएगा।
फिर हमारा 8 में है विभक्ति, विभक्ति है, ठीक है। राम ने आम खाया में ने कौन सा विभक्ति है? देखिए, अगर आपको कारक समझ में आया तो विभक्ति में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्या है, विभक्ति भी क्या है कि ये चिन्ह है एक, है कि नहीं? का, की, के लिए, में, पर, ये सब क्या है? चिन्ह है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है? उसके साथ तो जो वाक्य में जो है संबंध बताता है कि नहीं? तो देखिए, राम ने आम खाया तो ने कौन सा विभक्ति हो जाएगी? तो पहला हो जाएगा कर्ता ने, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 36 का 1 कर्ता। फिर राम को बुलाओ तो कर्ता ने कर्म को है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 37 का कर्म, ठीक है। इसको एक बस याद कर लीजिएगा ना, एकदम फटाफट बनेगा। सीता का घर में कौन सा विभक्ति है? का, तो इसमें भी किसको बता रहा है? संबंध का, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा संबंध का, की, के क्या बताता है? संबंध बताता है। पेड़ से फल गिरा में कौन सा विभक्ति है? देखिए, पेड़ से फल गिरा, पत्ता गिरा, क्या हो रहा है? अलग होने की भावना हो रही है, तो क्या हो जाएगी? अपदान हो जाएगा, है ना। फिर 40 वह स्कूल में पढ़ता है, में पढ़ता है, सो क्या हो जाएगा? तो अधिकरण में क्या होता है बेटा? में होता है और पर होता है, ओके। आपको कोई भी सेंटेंस में पर से संबंध दिख रहा हो तो वो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ उपसर्ग से क्वेश्चन है, अनुचित शब्द में उपसर्ग है, तो हमारा क्या है भाई? अनुचित शब्द में, और देखिए उपसर्ग कहाँ लगता है भाई? आगे लगकर शब्द के आगे लगकर जब उसका अर्थ बदल दे तो वो क्या हो जाता है? उपसर्ग है। और प्रत्यय क्या होता है? जब शब्द के पीछे लग के क्या होता है? उसका अर्थ बदल देता है। तो अनुचित शब्द में उपसर्ग हमारा यहाँ पे क्या है? अनु है, ठीक है, अनु है। और अनु प्लस उचित वर्ग के क्या बना है? अनुचित बना है ना। फिर देखिए, अशांत शब्द में उपसर्ग है तो हो जाएगा। शांत तो अपना एक वर्ड है और लग के इसमें क्या बनता है? अशांत बन जाता है, यानी हो जाएगा। फिर देखिए 43 में प्रकृति शब्द में उपसर्ग है, तो प्रकृति शब्द में हमारा क्या है भाई? प्र है, ओके। चलिए, निराशा शब्द में उपसर्ग है तो निराशा में क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा, ओके, निराशा। सुपुत्र में कौन सा है भाई? तो हम आगे लगा हुआ है तो सु लगा हुआ है, ठीक है, जो कि सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है, और पुत्र का तो बेटा, आप जानते हैं, अच्छा बेटा। चलिए, अब 10 है, प्रत्यय का क्या है हमारा? प्रत्यय का पता है, पीछे लगकर वाक्य ये बदलता है, तो देखिए मित्र प्लस ता, तो यहीं पे हमको दिख रहा है क्या लगा हुआ है? मित्रता लगा रहा है, जो एक भाववाचक संज्ञा है कि नहीं? बुढ़ापा हो जाएगा, बचपना हो जाएगा, तो ये सब हमारा भाववाचक होता है। गायिका में प्रत्यय है तो गाय है, ईक है, इका है, का है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा ग होगा, इका, ओके, गायिका, ओके। चलिए, 49 में पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनीय में क्या होगा? पठ है, नी है, तो पठ वगैरह तो आपका ऐसे नहीं, य का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नीय। नीय मतलब क्या होता है? योग्य होने का भाव देना, ओके, मतलब पठनीय है, पढ़ने लायक है, पढ़ने योग्य है। फिर कर्मचारी में प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय भाई कर्मचारी में? तो चारी हो जाएगा, जो कि क्या होता है? कार्य करने वाला, कर्म का तो पता है आपको। फिर देखिए पल्लवन क्या होता है? पल्लवन का मतलब क्या होता है? संक्षेपण करना, विस्तार करना, जोड़ना या फिर घटना। तो देखिए पल्लवन का मतलब होता है ना कि अपने विचार को हम लोग क्या करते हैं? विस्तार से जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? पल्लवन कहता है। क्या होता है भाई? अपनी फीलिंग ये को अभिव्यक्ति को हम लोग जब लिखते हैं विस्तार से तो वो क्या कहलाता है? पल्लवन कहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51 का ख, विस्तार करना, ओके। फिर 52 में पल्लवन में ध्यान रखना चाहिए, तो किसका ध्यान रखना चाहिए? मुख्य भाव, लंबाई पर, शब्द संख्या पर, अलंकार पर। तो पल्लवन में क्या है? मुख्य भाव रहना चाहिए, तभी उसका कोई मतलब है, अदरवाइज क्या होगा? यहाँ पे लंबाई और छोटाई नहीं देखा जाता, अलंकार करके लिखे, आप कुछ भी लिखे, डजेंट मैटर, लेकिन उसमें कुछ थीम तो होना चाहिए ना। 53 पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है? तो पद्य, गद्य, नाटक या गीत। तो ये क्या है? कहानी, कहानी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है? गद्य है, ठीक है, पैराग्राफ टाइप में हम लोग लिखते हैं। फिर 54 में पल्लवन का उद्देश्य क्या है? तो पल्लवन का उद्देश्य क्या होता है भाई? छोटा करना नहीं होता, हटाना नहीं होता, अनुवाद करना नहीं होता है, क्या होता है? विचार को स्पष्ट करना। फिर एकता में बल है का विस्तार
करना कहलाता है। अगर हम इसका एकता में बल है आपको लिख दिया कि विस्तार से लिखिए, दैट मीन आप उसमें क्या कर रहे हैं, पल्लवन कर रहे हैं कि नहीं। संधि समास पल्लवन या संक्षेपण, तो हम क्या कर रहे हैं, पल्लवन कर रहे हैं। यही आपको बोल देगा कि एगो कहानी दे दिया, आप बोलेगा इसमें आपको शॉर्ट में लिख के दिखाई, तो वो क्या कहलाएगा, संक्षेपण कहलाएगा, संक्षिप्त कहलाएगा। ओके, देखिए आ ही गया संक्षेपण। तो देखिए संक्षेपण का अर्थ है, तो संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, किसी भी कहानी वहानी को हम क्या करते हैं, छोटा करके जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि मुख्य भाव रहना चाहिए, भले अननेसेसरी वर्ड को हम हटाएंगे लेकिन मुख्य भाव क्या होना है, रहना चाहिए। संक्षेपण में क्या आवश्यक है, तो अनावश्यक विस्तार, मुख्य भाव, उदाहरण या कविता, तो क्या है, मुख्य भाव को रहना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए आपका। फिर 58 में संक्षेपण की विशेषता है, तो क्या है भाई, संक्षेपण में क्या होनी चाहिए, दोहराव होगा तो फिर दिक्कत है, बढ़ जाएगा तो संक्षेपण नहीं कहलाएगा। अलंकार जरूरी नहीं है, क्या है भाई, स्पष्टता जरूरी है, ठीक है। कम शब्दों में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। संक्षेपण में भाषा होनी चाहिए, तो संक्षेपण में कौन सा भाषा होनी चाहिए, जटिल, सरल, कठिन या अलंकार है, तो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। फिर 60 में गद्यांश को संक्षिप्त करना कहलाता है, तो गद्यांश को हम लोग जब कोई कहानी कोई पैराग्राफ को क्या करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। ओके, फिर ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 क्वेश्चन है भाई। तो जो कभी नहीं मरता, तो क्या है भाई, जो कभी नहीं मरता वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। जो पढ़ने योग्य हो तो वो क्या कहलाएगा, पठनीय कहलाएगा। जो लिखने योग्य होगा लेखनीय होगा, जो बोलने योग्य होगा वाचनीय होगा, जो देखने लायक होगा वो क्या होगा, दर्शनीय होगा। चलिए, जो सब जगह व्याप्त हो हमारे ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी हो जाएगा, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। 64, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो वो क्या हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। ओके, फिर जो दूसरों का भला करे, तो जो दूसरों का भला करता है वो क्या कहलाता है, परोपकारी कहलाता है कि नहीं। चलिए इतना था भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज अप टू सेमेस्टर ए। ओके, गो एंड बाय।